रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोनिता रेस्टोरेंट में एक लड़के को बुरी तरह से धो रही होती है। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। तभी रोनिता उस लड़के की शर्ट का कॉलर पकड़कर बोलती है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, I'd avoid, but violence likes me and I can't avoid it. दीदी माफ कर दो, आप तो केजीएफ की रॉकी भाई की छोटी बहन निकली। गलती हो गई दीदी, माफ कर दो। If you are think that you are bad, then I am your dad. आगे से किसी गरीब को सताया ना तो याद रखना, इतना सताऊंगी ना कि तू अपना नाम भूल जाएगा। इस रेस्टोरेंट में जितना नुकसान हुआ है ना, सबका सब भरो तुम। जी दीदी, सब भर दूंगा। इतना कहकर वो लड़का जल्दी से अपनी जेब से पैसे निकालता है और रेस्टोरेंट के मालिक को देता है। और रोनिता भी अपने हाथों को झाड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो घर पहुँच जाती है। तभी उसके गंदे कपड़े देखकर रोनिता की माँ शोभा बोलती है, हाय मोरी मैया, सींग मारी गैया, अरे मेरी आवारा बैल कहाँ सींग बिड़ा कर आई है। कुछ नहीं माँ, बस रेस्टोरेंट में कुछ लोग बकवास छाप रहे थे। मैंने एक एक का टेबल पर पकड़कर मुंह छाप दिया। थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन मैंने उन्हीं की जेब से भरवा दिया। जय हो रॉकी भाई की। अरे तेरा रॉकी गया तेल लेने, समझी? तुझ पर जो ये केजीएफ का भूत चढ़ा है ना, इसे उतार ले, नहीं तो सूद दूंगी। मुझे कुछ कहना है ना माँ तो 100 बार कह लो, पर मेरे रॉकी भाई को कुछ नहीं कहना। देवता है वो देवता, जो रॉकी भाई ने किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। मेरी फोन के वॉलपेपर पर, व्हाट्सएप की डीपी पर, मेरे कमरे की दीवार पर, हर तरफ केजीएफ और केजीएफ ही है। कुल मिलाकर रॉकी भाई की डाई हार्ड फैन हूँ मैं। चुपचाप जाकर जो कपड़े गंदे किए ना, इनको धो ले, नहीं तो अधीरा बनकर तलवार से चीर दूंगी तुझे। गई वाह माँ, आप तो फुल फील में हो। वैसे लगते भी आप अधीरा जैसी ही हो, बस गंजी हो जाओ। इतना कहकर रोनिता हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोनिता की शादी नकुल नाम के एक लड़के से हो जाती है, जिसकी माँ कुंती को सोने के जेवर पहनने का बड़ा शौक था, जिसके चलते वो हर दिन कोई ना कोई सोने का हार या चैन बनवाती ही रहती थी। एक शाम कुंती रोनिता को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कहती है, बहू मेरी बात ध्यान से सुन। बोलोगे तभी तो सुनूंगी ना माँ जी। अपने सारे सोने के गहने मुझे दे दे। किस खुशी में दे दूं? क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ और घर की कीमती चीजों को संभाल कर रखना मेरा फर्ज है। कुंती की बात सुनकर रोनिता बड़े स्टाइल में पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है और बोलती है, माँ जी, आई एम लिटिल केजीएफ, बोले तो रॉकी भाई की 0 कॉपी हूँ मैं। आप मुझसे गोल्ड मांग रही हैं? अरे बल्कि इस घर में जितना गोल्ड है ना, सारा का सारा मुझे दे दो, क्योंकि गोल्ड की मालकिन होगी बस रोनिता। अरे ओ, सास हूँ मैं तेरी, रामू काका नहीं कि जो तू कहे वो मान लूं, समझ गई? जितना कहा है ना उतना कर, नहीं तो तेरे जैसी बहुत है, अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। एंगर इज हैंगओवर माँ जी। जब मेरे बाप से मेरे जैसी पैदा नहीं हुई तो किसी के बाप से क्या होगी? आई एम वन एंड ओनली। अरे नालायक, ये किस भाषा में बात कर रही है? मैं रॉकी भाई के स्टाइल में बात कर रही हूँ। आपने केजीएफ नहीं देखी क्या माँ जी? रॉकी भाई की 0 कॉपी हूँ मैं। अरे मेरे आगे वायलेंस करना ना अपनी मौत को दावत देना है, तो इसलिए शराफत से सारा का सारा गोल्ड निकाल कर मुझे दे दो। रोनिता का राउडी रूप देखकर कुंती उसे अपने गहने दे देती है। रोनिता उन गहनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रोनिता बार बार अपने फोन में डाउनलोड की हुई केजीएफ मूवी देखती रहती थी। धीरे धीरे उसके ऊपर रॉकी और सोना जमा करने का ऐसा भूत चढ़ता है कि अब उसे जहाँ भी सोना नजर आता तो वो उसे अपना बना लेती, फिर चाहे उसे किसी से लड़ना ही क्यों न पड़ जाए। ऐसे ही एक शाम रोनिता के पास नकुल आकर कहता है, रोनिता सुनो। कहो। आज शाम मेरे एक ऑफिस कलीग के यहाँ पार्टी है, हमें वहाँ जाना है, तुम रेडी हो जाना। ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। और सुनो, अपने इस केजीएफ वाले अंदाज को घर पर छोड़ जाना प्लीज। वहाँ सबके सामने मेरी पत्नी बनकर पेश आना। ठीक है, पर किसी ने
वायलेंस किया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पर तुम कोशिश करना कि तुम्हारे अंदर का रॉकी अंदर ही रहे। ऐसे ही शाम होती है। रोनिता अच्छे से रेडी होकर नकुल के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसे उसकी एक पुरानी दोस्त रिधिमा मिलती है। वो रोनिता से कहती है, और रोनिता कैसी हो? तुम तो दोस्ती ही भूल गई। मेरी दोस्ती के लायक कोई यार नहीं, और मेरी दुश्मनी झेल जाए ऐसी कोई तलवार नहीं। क्या यार, अभी तक तेरे सर से ये रॉकी भाई का भूत उतरा नहीं क्या? अभी तक तेरे सर पर ये केजीएफ ही सवार है। जो बस दुनिया जीने आते हैं ना, दुनिया उसे अपने बारे में बताती है, लेकिन जो दुनिया पर राज करने आते हैं ना, उसके आगे दुनिया सिर झुकाती है। ओ हेलो, ये लाइन ऐसे नहीं है। क्यों रॉकी भाई का नाम डुबा रही है? डुबा नहीं रही, चमका रही हूँ, क्योंकि मेरे रॉकी भाई जैसा कोई नहीं है, तो मेरे जैसा भी कोई नहीं होगा। इसलिए डायलॉग बदल कर बोला है, समझी? वैसे तेरे गले में सोने का हार बड़ा अच्छा लग रहा है। रोनिता इतना बोल ही रही थी कि तभी एकदम से लाइट चली जाती है, और कुछ देर में जैसे ही लाइट आती है तो रिधिमा का सोने का हार उसके गले से गायब था। तभी वो गुस्से में बोलती है, रोनिता, माने कि तू केजीएफ की फैन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अब चोर भी बन जाए। मेरे सोने का हार तूने ही गायब किया है ना? ए, पागल है क्या? मुझे जब गोल्ड चाहिए होता है ना, तो मैं खुद से लेती हूँ, चोरी नहीं करती, समझ गई? तो झूठ बोलना बंद कर। मुझे गोल्ड पसंद है, पर चोरी का बिल्कुल भी नहीं। बकवास बंद कर अपनी। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। केजीएफ बनने की आड़ में तू लोगों के गोल्ड पर हाथ साफ कर रही है। सड़क छाप रॉकी की फोटोकॉपी। बहुत हो गया तेरा। तूने मेरे बारे में बोला, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन तूने मेरे रॉकी भाई के बारे में बोला था ना, वायलेंस पसंद नहीं है मुझे। अब देख कैसे मैं सबको साइलेंट करती हूँ। तभी वहाँ नकुल आता है और रोनिता को शांत करवाते हुए बोलता है, रोनिता शांत हो जाओ, पब्लिक में ड्रामा मत करो प्लीज। देखो सब लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ा नाम कमाने का शौक है, दगाबाज बनने का नहीं। यहाँ मेरी इज्जत की लगी पड़ी है और तुम्हें पब्लिक प्लेस की पड़ी है। इतना कहकर रोनिता सभी से हटकर साइड में खड़े एक वेटर के पास जाती है और उसे जोरदार चांटा लगाकर कहती है, अब सच्चाई बोलेगा या और घसीटूं? नहीं नहीं, एक थप्पड़ में ही नानी याद आ गई। मैडम जी, आपका हार इन मैडम ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। यहाँ तक कि लाइट का कट भी मैंने ही लगाया था और बड़ी सफाई से आपका हार चुरा लिया। ए सुन, अगर सोना चाहिए, नाम चाहिए ना, तो गलत काम नहीं करना, मेहनत करना, क्योंकि बदनाम नहीं करना है, नाम चमकाना है रॉकी भाई का। और भूल गए उन्होंने केजीएफ में क्या सिखाया था, कि कुछ लोग सारी जिंदगी भी गुलामों की तरह जीकर निकाल देते हैं, और कोई एक दिन भी जीता है तो शहंशाह की तरह जीता है। रोनिता की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही रिधिमा भी रोनिता से माफी मांगती है, जिसके बाद रोनिता और नकुल दोनों आ जाते हैं और रोनिता बड़े ही स्टाइल के साथ सोफे पर बैठकर बोलती है, रॉकी भाई का नाम तो मैं कभी खराब नहीं होने दूंगी। केजीएफ का चैप्टर 3 तो रोनिता ही बनाएगी। माया शॉपिंग के बिल को हाथ में पकड़े अपने बेटे रोहन से बोलती है, बेटा यूं ही चलता रहा ना तो तेरी ये बीवी हमें सच में बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? ये सब आप ही की मेहरबानी है। अगर आप उस दिन आखिर बनियों के घर ऐसी कौन सी बहू आ गई है जिसने इनकी तिजोरियों में तूफान ला दिया है? जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। माया बड़े ही चाव से अपने बेटे रोहन की शादी करवाने के बाद अपनी नई नवेली बहू ईशा का गृह प्रवेश करवाने के लिए चावल से भरा कलश दरवाजे पे रखते हुए बोलती है, अरे बहू, इस कलश को बहुत आराम से पैर मार के अंदर आ और ध्यान रखिए चावलों पर पैर न जाए। ठीक है माँ जी। ईशा कलश पर पैर मारकर अंदर आती है, जिसके बाद माया उसके गिराए कलश को उठाकर नीचे गिरे चावलों को वापस कलश में डालते हुए बोलती है, बहू पता है चावल कितने महंगे हैं? अरे ऐसे क्यों बर्बाद करे, कल खाने में बनाने के काम आएंगे। जी मम्मी जी। हे भगवान, आज तक तो सुना था कि ये बनिए कंजूस होते हैं, आज देख भी लिया। जाओ अब तुम दोनों और आराम करो अपने कमरे में। ईशा रोहन के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है। कुछ देर बाद माया दूध का एक ग्लास लेकर उनके कमरे में आती है। ये देखकर रोहन अपनी माँ से बोलता है, माँ एक ही गिलास,
अरे हम दोनों के लिए नहीं लाई? बेटा वो बहुएं थोड़ी पीती हैं दूध, बाकी अगर बहू को पीना हुआ तो अपने में से थोड़ा पिला दियो। माँ यार कितना पैसा बचाओगी, हद है, दूध तो 1 गिलास ले लेती। चुप रह नालायक, पैसा क्या पेड़ पर उगता है, और दूध पता है कितने रुपए लीटर है। चुप रह, एक ही गिलास में से पी लो। अच्छा ठीक है, जाओ अब आप यहाँ से। रोहन अपनी माँ को भेज देता है, लेकिन उनकी ये खुसर पुसर ईशा सुन लेती है, जो मन में बोलती है, यार ये कितने कंजूस है। मेरे घर वालों को भी ये बनिया फैमिली ही मिली थी। वो तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, क्या है ना, उन्होंने बहुत गरीबी देखी है अपनी जिंदगी में, इसीलिए थोड़ी कंजूसी करती रहती हैं। हाँ, बनियों ने भी कभी गरीबी देखी है। तुम लोगों के तो खून में ही कंजूसी है। पर अब मैं भी तो इस खानदान की बहू हूँ, एक बनिया, पर मैं ऐसी नहीं बनूंगी। रोहन और ईशा इसके बाद आराम करते हैं। अगली सुबह ईशा सबके लिए नाश्ता बनाती है। उसकी पहली रसोई होने के कारण वो अलग अलग तरह का बहुत सारा खाना बनाती है। कुछ देर में जब माया और रोहन नाश्ते की टेबल पर आते हैं, तो इतना सारा खाना देखकर माया को तो मानो हार्ट अटैक आने ही वाला होता है। और इसके बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, घर में कोई आने वाला है क्या? नहीं तो माँ जी, क्यों? तो इतना खाना क्यों बनाया? अरे महीने भर में भी हम इतना राशन इस्तेमाल नहीं करते जितना तूने सिर्फ सुबह के नाश्ते में कर लिया। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने सब तरह का थोड़ा थोड़ा खाना बना दिया। अरे तेरी पहली रसोई है, आखिरी नहीं। और अब से ध्यान रखियो कि इतना खाना मत बनाइयो, अब ये खाना भी हमें हफ्ता भर चलाना पड़ेगा। 1 हफ्ते? हे भगवान, कहाँ फंस गई। माया ईशा को कोसने के बाद खाना खाती है और रोहन अपनी माँ की हरकत को देखकर ईशा से नजरें मिलाए बिना ही काम पर निकल जाता है। कुछ देर में ईशा अपनी सास के पास जाकर शॉपिंग के लिए कुछ पैसे मांगते हुए बोलती है, माँ जी, मुझे पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है। पर बहू, तेरी शादी पर तूने शॉपिंग की तो थी। माँ जी, शादी की शॉपिंग मेरे माँ बाप ने करवाई थी। आपका भी तो फर्ज है कि नई बहू को शॉपिंग करवाएं। मैं तो फिर भी आपको साथ आने का कष्ट नहीं दे रही, बस पैसे दे दो। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 50,000। 50,000 सुनकर माया के गुर्दे बाहर आ गए थे, लेकिन नई नवेली बहू के आगे अपनी कंजूसी को थोड़ा छुपाते हुए वो उसको पैसे दे देती है, लेकिन एक चेतावनी देते हुए बोलती है, बहू, बहुत ध्यान से खर्च करियो, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ठीक है माँ जी। ईशा पैसे लेकर मॉल जाती है और महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती है, जिसके बाद वो शॉपिंग खत्म करके अपने घर वापस आती है, जहाँ आकर उसकी सास उससे बोलती है, बहू, क्या क्या लाई 50,000 में? माँ जी, 2 साड़ियाँ और एक नेकलेस। क्या, बस ये? अरे 50,000 में आधा मॉल खरीद लूँ मैं, और तू बस ये 2 साड़ियाँ खरीद के लाई है? पागल है क्या बहू? पैसों का मोल नहीं पता क्या? तो माँ जी, क्वालिटी की चीज लेने में तो पैसा ज्यादा लगता ही है, और मैं थोड़ी अच्छी साड़ियाँ पहनती हूँ। अब तू हमारे घर की बहू है, थोड़ा पैसों को खर्चने पर लगाम लगा। माँ जी, मेरे से नहीं होगी ये कंजूसी, माफ करना। और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मैं तो हर हफ्ते शॉपिंग करूँगी। ईशा इतना बोलकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उसकी शॉपिंग आए दिन बढ़ती जाती है, कभी महंगे महंगे ज्वेलरी की शॉपिंग तो कभी साड़ियों की शॉपिंग। ईशा के शॉपिंग बिल्स को देख देखकर माया का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो उसकी शॉपिंग बिल्स को हाथ में पकड़े अपने बेटे रोहन के पास जाकर बोलती है, बेटा, यूं ही चलता रहा तो तेरी ये बीवी हम बनियों को बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? इतना खर्चा करते हैं कभी बनिए? ये सब आप ही की मेहरबानी है। अरे वो जब से यहाँ आई है आपने इतनी कंजूसी दिखाई है कि उसको भी पता लग गया कि आपको इतना पैसा बचाने की आदत है, और वो उसका उल्टा कर रही है। मुझे नहीं पता, अपनी इस बीवी को शॉपिंग करने से रोक। बनिए की बहू है, इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कर सकती। माया और रोहन की बात सुन रही ईशा मन में बोलती है, सासू माँ, आपको अपनी बहू भी बनिए जितनी कंजूस चाहिए ना। अब देखो मैं क्या जलवे दिखाती हूँ आपको। समय गुजरता है, ईशा की शॉपिंग कम हो जाती है, जिसके बाद माया को ये लगने लगता है कि उसकी बहू सुधर गई है और एक पक्की बनिया बन गई है। लेकिन एक शाम ईशा माया के पास आकर बोलती है, माँ जी, मार्केट से सब्जी लानी है, पैसे दे दो।
बहू तो सब्जियां भी कहीं महंगी महंगी मत उठा लाइयो। अरे माँ जी नहीं नहीं, आप कम पैसे और सामान की लिस्ट दे दो, देखो मैं कैसे उसमें ही सारा सामान ले आती हूँ। माया ईशा को सामान की लिस्ट के साथ पैसे दे देती है, जिसके बाद ईशा मार्केट जाकर बड़ा ही मोल भाव करके सब्जियां खरीदती है। लेकिन सास के दिए पैसों में से अभी भी एक सब्जी और धनिया लेना बाकी था, पर उसके पास सिर्फ 40 रुपए बचे थे। इसीलिए वो एक सब्जी वाली से बहस करते हुए बोलती है, देखो ये बैगन 40 रुपए के दे दो और इसके साथ धनिया फ्री देना। नहीं मैडम, माफ करना, 50 रुपए के हैं बैगन, 40 में देने की तो बात ही नहीं, उस पर धनिया फ्री। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। अरे दे दो यार, ऐसा मत करो, देखो मैं रो दूंगी। अरे मैडम, क्या आप 10 रुपए के लिए कंजूसी कर रही हो? ले लो ना। ऐसे कैसे ले लूं? अरे मेरी सास मुझे कच्चा खा जाएगी, दे दो आप, वरना मुझे लड़ना पड़ेगा। अरे कितनी कंजूस औरत हो मैडम, माफ करना, मैं नहीं दे सकती। ठीक है, मैं भी फिर यहीं तुम्हारे ठेले के सामने बैठी रहूंगी जब तक तुम मुझे 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं देती। अजीब कंजूस औरत है, पक्का कोई बनिया होगी। हाँ हूँ मैं बनिया, अरे बनिए की बहू हूँ, सब्जी की शॉपिंग में ही सारा पैसा उड़ा दूंगी क्या? ईशा 10 रुपए के लिए सब्जी वाली के ठेले के आगे बैठ जाती है। काफी देर होने पर भी जब ईशा घर नहीं आती तो माया को उसकी चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो मार्केट देखने जाती है, जहाँ एक ठेले पर भीड़ लगी देखकर वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू नीचे जमीन पर बैठी है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे बहू यहाँ क्यों बैठी है? माँ जी ये सब्जी वाली मेरे को 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं दे रही। अरे मैडम समझिए ना, 40 में तो बैगन भी नहीं आएगा, इनको धनिया भी चाहिए। ऐसी कैसी कंजूस बहू है आपकी? माँ जी देख लो, आपने ही बोला था हम बनिए फालतू पैसा नहीं देते, इसलिए जब तक ये सब्जी वाली हमें 40 रुपए में बैगन और धनिया नहीं देगी, मैं यहाँ से नहीं लूंगी। बहू क्यों हमारा जुलूस निकलवा रही है, और वो भी बस 10 रुपए के लिए? अरे दे दे और चल यहाँ से। नहीं माँ जी, हम बनिए हैं, हमें पैदाइशी कंजूस होना चाहिए। 10 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे मेरी माँ बस कर, बनिया बनिया बोलकर पूरे मार्केट में फेमस कर रही है, उठ जा यहाँ से। पहले आप कसम खाओ, अब मुझे शॉपिंग करने से नहीं रोकोगी, और बिल्स को देखकर ये नहीं कहो कि ज्यादा पैसे क्यों खर्चे। मेरी माँ नहीं बोलूंगी, अब उठ जा यहाँ से। ईशा अपनी बनिया सास की कंजूसी छुड़वाने में कामयाब होती है, जिसके बाद उसको वो जी भर की शॉपिंग करने की छूट दे देती है। आखिरकार मैंने फतेह हासिल कर ही ली। आज मेरी स्किन पर एक भी ब्लैकहेड्स नहीं है। फाइनली एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन हो गई मेरी। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ाएगा। प्रीति एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की थी, जिसे खाना पीना घूमना बहुत ही पसंद था। वैसे तो उसके आँख मुंह नाक सब कुछ परफेक्ट था, बस कमी तो यही थी कि उसकी नोज, चिन और फोरहेड पर ब्लैक हेड्स थे, जैसे आसमान में तारे होते हैं। ऐसे ही एक दिन वो शीशे के आगे बैठकर अपनी चिन से ब्लैक हेड्स को निकाल रही थी। तभी वो खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या मेरे अंदर कोई ब्रैकेट्स पैदा करने की फैक्ट्री लगा दी है क्या? एक निकालती हूँ तो 10 पैदा हो जाते हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ इनसे। प्रीति बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त जिया आती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी किलो की दुकान? बस तेरी कमी थी कमीनी, आजा जले पर नमक छिड़क ले। अरे यार गुस्सा क्यों होती है, मजाक कर रही थी मैं तो। यार तुझे मजाक लग रहा है और मेरे फेस की लगी पड़ी है। चेहरा देख मेरा, जितना ग्लो मेरी गालों पर है ना, उससे ज्यादा ये ब्लैकहेड्स चमकते हैं। अरे टेंशन मत ले, कल मार्केट चलते हैं, कोई अच्छा सा स्क्रब लाते हैं तेरे फेस के लिए। इतना कहकर जिया उसकी ब्लैक हेड्स निकलवाने में मदद करती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों सहेलियां मिलकर एक कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है, जहाँ वो कई तरीके की ब्लैक हेड्स रिमूव स्क्रब को देखती है, जैसे पपाया स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब, नीम और एलोवेरा स्क्रब भी। प्रीति सभी में से अपनी पसंद का स्क्रब ले लेती है और घर आ जाती है, जिसके बाद जिया बोलती है, सुन प्रीति, अब तू ना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर फेस वॉश कर लियो, उसके बाद स्क्रब कर लेना, फिर स्टीम लेना, ठीक है? उसके बाद पिलर की हेल्प से सारे ब्लैक हेड्स निकाल लेना, ओके? ठीक है मेरी चलती फिरती ब्यूटी पार्लर।
अरे अरे बस, अब मैं चलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है। हाँ हाँ जा निकल पहली फुर्सत में। जिया वहाँ से चली जाती है और शाम हो जाती है। प्रीति खाना खाती है और फिर अपनी स्किन केयर करने लगती है। सबसे पहले वो मुंह धोती है और उसके बाद अपने फेस पर स्क्रबिंग करती है, जिसके बाद वो स्टीम लेती है और फिर पीलर की मदद से अपनी नोज, फोरहेड और चिन के सारे ब्लैक हेड्स निकालती है और अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करती है और सो जाती है। अगली सुबह फ्रेश होकर जब वो शीशे में खुद का चेहरा देखती है तो खुद से बोलती है, वाओ यार, ये स्ट्रीमिंग और स्क्रबिंग तो कमाल कर गया। मेरा पूरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, एक भी ब्लैकेट्स नहीं दिख रहा अब मेरे चेहरे पर। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इतना कहकर वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ जिया आती है और उसका चेहरा देखकर बोलती है, अरे वाह, चमक गई बेटे तू तो। थैंक यू मेरी चिमकांडी। यार देख, ये चिमकांडी मत बोला कर मुझे। अच्छा ठीक है बाबा, क्यों चिढ़ रही है, चल क्लास में चलते हैं। प्रीति की बातें सुनने के बाद दोनों सहेलियां क्लास में जाती है और शाम को दोनों घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और प्रीति के फेस पर फिर से ब्लैक हेड्स आने लगते हैं, जिसके चलते वो बहुत दुखी हो जाती है और वापस से पहले की तरह सब कुछ करती है, जिससे उसका चेहरा फिर से निखर जाता है। पर अब ये सब प्रीति को हर हफ्ते ही करना पड़ता था, जिसके चलते वो और दुखी हो जाती है और जिया को कॉल करके अपने घर बुलाती है और जिसके बाद जिया उसके घर आती है और प्रीति उससे बोलती है, यार देख ना, मैं रोज रोज ये सारा ताम झाम नहीं कर सकती और ये जिद्दी ब्लैकेट्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। यार अब तुझे छुटकारा पाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। यार थोड़ी बहुत देर की बात हो तो मैं एडजस्ट कर लूँ। यार 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे ये सब करते हुए, ऊपर से मम्मी की जो डांट सुननी पड़ती है वो अलग, और कॉलेज का काम भी रह जाता है। यानी तेरी इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चल एक काम करते हैं, हम तेरे ब्लैक हेड्स के लिए चारकोल पील ऑफ मास्क लाते हैं। अब ये कौन सी चिड़िया है भाई? चिड़िया नहीं है पागल, पील ऑफ मास्क है, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। इतना कहकर जिया जल्दी से बाजार जाती है और प्रीति के लिए चारकोल पील ऑफ मास्क खरीद के लाती है और उसे प्रीति के चेहरे पर लगा देती है, जिसके बाद वो उसके सूखने का वेट करती है। और जैसे ही वो उसका मास्क रिमूव करने लगती है तो प्रीति को पेन होने लगता है, क्योंकि उसके बाल भी मास्क के साथ चिपक गए थे। वो मास्क रिमूव होने के साथ साथ खिंच रहे थे। तभी प्रीति दर्द में चिल्लाती हुई जिया से बोलती है, साली कमीनी, क्या लगा दिया मेरे चेहरे पर? मेरी जान निकल रही है बुरी तरह से, जल्दी उतार। यार तू भी अजीब ही फिल्म है, एक तो तुझे तेरी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू मुझ पर ही चढ़ रही है। हद है यार। अरे यार अपनी बकवास छापनी बंद कर, वरना मैं तेरी गाल पे छाप दूंगी। जल्दी निकाल इसे। जैसे तैसे रो धोकर आखिरकार प्रीति के फेस से पील ऑफ मास्क उतर ही जाता है, जिसके बाद वो उसे ना लगाने की कसम खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर प्रीति को अपने ब्लैक हेड से छुटकारा पाने का कोई जुगाड़ नहीं मिलता और अब वो अपने चेहरे को ब्लैक हेड से बचाने के लिए डेली स्क्रब करने लगती है, जिस वजह से उसका चेहरा और भी ड्राई और खराब होने लगता है। ऐसे ही एक शाम वो अपने घर के आंगन में बैठी होती है, तभी उसकी माँ कमलेश उसके पास आकर बोलती है, प्रीति क्या हुआ, ये बैंगन के भरते जैसा क्यों मुंह बना रखा है? कुछ नहीं माँ, मैं अपने चेहरे की इन कील मुहासों और ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। अरे पगली, ये सब तो होता रहता है जवानी में, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मेरे साथ भी बहुत हुआ है। सच में क्या माँ? पर आपका चेहरा तो एकदम शीशे की तरह साफ है, कोई निशान, कील, मुहासे कुछ भी तो नहीं है। अरे बेटा देख, ये जो ब्लैकहेड्स है ना, ये हमारे ओपन पोर्स की वजह से होते हैं। हमारे चेहरे के जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जब उसको टाइम से मॉइस्चराइज नहीं किया जाता तो हमारी स्किन अपना नेचुरल ऑयल निकालने लगती है, जिस वजह से हमारे पोर्स का साइज बढ़ जाता है और उनमें बाहर का डर्ट अपनी जगह बना लेता है और वो ब्लैकहेड्स या व्हाइट हेड्स में बदल जाता है। और सही टाइम पर इसका इलाज न किया जाए तो ये और बिगड़ जाता है। तो माँ मैं क्या करूँ, कैसे ठीक होगा ये सब? देख बेटा, मैं तुझे कुछ टिप्स देती हूँ, तू उसे फॉलो कर बस, फिर देखना जादू। ठीक है माँ।
जिसके बाद कमलेश अपनी बेटी प्रीति को कुछ टिप्स बताती है। अब प्रीति डेली सुबह उठकर गर्म पानी पीती, साथ ही अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश या साबुन की जगह बेसन से धोती, जिसके बाद वो अपनी स्किन पर गुलाब जल लगाती। साथ ही हफ्ते में 2 बार वो अपने चेहरे की स्टीमिंग करती और अच्छा खाना खाती। इसके अलावा वो हर 5 दिन के गैप पर अपनी माँ का बनाया हुआ राइस स्क्रब इस्तेमाल करती और अपने चेहरे का खास ख्याल रखती। कुछ ही वक्त में उसका चेहरा एकदम चांद सा चमकने लगता है, जिसके बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखकर बोलती है, आखिरकार मैंने फतेह हासिल कर ही ली। आज मेरी स्किन पर एक भी ब्लैकहेड्स नहीं है। फाइनली एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन हो गई मेरी। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ाएगा। इस तरह प्रीति अपनी माँ की बताई टिप्स को अपनाकर अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेती है। साथ ही वो बाकी लड़कियों के साथ भी इन टिप्स को शेयर करती है। कुछ टाइम बाद एक अच्छा रिश्ता देखकर कमलेश अपनी बेटी की शादी करवा देती है और शादी के बाद भी प्रीति अपनी स्किन पर वही रूटीन फॉलो करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।